ठीक है। Today our class is on the point of historical development and evolution of hospitals. Historical development and evolution of hospitals. कैसे हॉस्पिटल्स का जो डेवलपमेंट हुआ और कैसे इवोल्यूशन हुआ हिस्टोरिकल, इस चीज़ के विषय में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हॉस्पिटल्स को कैसे इस लेवल पे आज हम पहुँचे हैं, तो कैसे क्रम से इस चीज़ों को विकसित होने में क्या क्या स्थितियाँ हुई और कैसे आज का सीन है, उसके हिसाब से हम लोग उसके विषय में बात करें। तो इसका पहले हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। हाँ, इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट होंगे। डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर डिलीवरी। सेकेंड पॉइंट, इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर डिलीवरी। एंड थर्ड इज ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल्स को कैसे ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। पहले समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो विकसित होती है, डेवलप होती है, तो अर्ली फेज में कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। कोई चीज़ कभी भी अगर कोई डेवलप होती है तो उसमें देखते हैं कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे करके उस चीज़ का इवोल्यूशन होते होते आज की स्टेज में कैसे आया है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो पहले के समय में बहुत, जब पीछे के समय में आप जाएंगे, आज से मान के चलिए 600-700-800 साल पहले, तो ये जो टर्म था ये उस लेवल पे नहीं था। आज जो हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कोई लेवल पे अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे जैसे रोमन में हो, चाहे इजिप्ट में हो, चाहे मेसोपोटामिया में हो, या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के लेवल पे हो, तो ये सारा जो डेवलपमेंट अभी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ये लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी से 16 to 17 सेंचुरी के आसपास से चीज़ें स्टार्ट हुई। लेकिन उससे पहले अलग अलग लेवल पे कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें थी, लोकल सर्विसेज ही होती थी या लोकल पीपल ही होते थे जो इस तरीके की केयर या सपोर्ट देते थे हेल्थ केयर के विषय में। तो दूसरी चीज़ ये जानना जरूरी है कि हेल्थ केयर डिलीवरी उस टाइम पे कैसे होती थी। एंड थर्ड इज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, मतलब कैसे उसका विकास हुआ, उस जो हॉस्पिटल या जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चीज़ों के संस्थान का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट इज मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट में क्या था उसको मेंशन कर लीजिए, हेडिंग डालिए, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, सेकंड पॉइंट हो गया। यस, सेकंड स्लाइड। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, जो आज के समय में गल्फ का एरिया है, सीरिया और ईरान और इराक के आसपास का जो एरिया है, उस समय ये सभ्यता विकसित हुई थी। और एक इजिप्ट थी। तो यहाँ पे जो सभ्यताएं विकसित हुई उनमें कैसे करते थे कि हीलिंग टेम्पल्स विद प्रीस्ट फिजिशियंस, मतलब जो टेम्पल्स होते थे या जो इस तरीके के जो संस्थान में जहाँ भक्ति या पूजा से संबंधित जगहें होती थी, वहाँ पादरी होते थे, वही इन कामों को करते थे। लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित या सेवा से संबंधित काम को वही लोग करते थे। इसके साथ साथ यूज ऑफ रिचुअल्स एंड हर्बल रेमेडीज, और वहाँ पे जो अपने पुराने रिचुअल्स थे, उनके रीति रिवाज परंपराएं थी, उसके आधार पर ही लोगों का इलाज करने का प्रयास करते थे। कुछ में सफलता होती थी, कुछ में असफल होते थे, लेकिन प्रयास किया जाता था जीवन रक्षा करने के लिए। साथ में हर्बल मेडिसिन का, रेमेडीज का यूज होता था। जितने भी औषधीय तत्व होते थे उनका उन सभ्यताओं में भी उस समय पे विकास हुआ था और यूज किया जाता था। और एक इसमें जो इजिप्ट के दो पपीरस नाम था उनका, वो भी एक तरीके से इसी क्षेत्र में सेवा से संबंधित क्षेत्र में थे और वो लोगों की सेवा करते थे हर्बल रेमेडीज के ही माध्यम से। तो आप मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट में मेंशन कर लीजिए 3 पॉइंट, हीलिंग टेम्पल्स, हीलिंग HEALING, हीलिंग टेम्पल्स with priests and physicians,
फिजिशियंस, प्रीस्ट फिजिशियंस लिख लीजिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिचुअल्स एंड herbal remedies, use of rituals and herbal remedies. And third is Edwin Smith Papyrus. He was in Egypt and he was a serving person for the humanity. लोगों की सेवा के लिए बहुत उनका नाम वहाँ पे विख्यात था उस समय पे, और वो लोगों की सेवा करके ही, वो भी उसमें भी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड सेवाओं में उनका बड़ा प्रभाव था, और वो लोगों को बहुत ही केयरिंग सपोर्ट अपनी तरफ से देते थे, इसलिए उनका नाम काफ़ी इस क्षेत्र में विकसित हुआ। नेक्स्ट, एंशिएंट ग्रीस। पहले एंशिएंट ग्रीस में क्या स्थिति थी, इसमें मेंशन कर लीजिएगा। एस्क्लेपियन टेम्पल्स फॉर हीलिंग, एस्क्लेपियन, ASCLEPIAN, एस्क्लेपियन टेम्पल्स फॉर हीलिंग। नेक्स्ट, हिप्पोक्रेटिस, HIPPOCRATES, Hippocrates and rational medicines. And third is holistic approach to health. तो 3 पॉइंट्स पे ये बात हम समझ सकते हैं कि ग्रीस में क्या होता था। तो जो टेम्पल्स होते थे, एस्क्लेपियन टेम्पल्स, वहाँ पे लोगों की हीलिंग के लिए काम किया जाता था। अगर कोई ऐसा मरीज या ऐसा कोई व्यक्ति आता था तो वहाँ पे उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी, जो भी उस समय सीमित साधन और सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाएं थी वो उनको वहाँ पे ग्रीस में मिलती थी। इसके साथ साथ हिप्पोक्रेट्स का नाम आपने सुना होगा, उनका स्वास्थ्य के नाम पे आज भी वो उनके सबसे ऊपर रखे जाते हैं हिप्पोक्रेट्स, और आज भी उनके नाम पे हिप्पोक्रेट्स ओथ दी जाती है। और साथ में जो रैशनल मेडिसिन, जो वहाँ की जो एक तरीके से ऐसी मेडिसिन जो वहाँ के लोकाचार में फेमस थी, जो लोग व्यवहार में फेमस थी, रिचुअल मेडिसिन थी, उन्हीं का वो यूज़ करते थे और लोगों को ठीक करते थे। साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, और एक तरीके से इस तरीके का प्लान होता था कि समग्र विकास, समग्र स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। जैसे कि एक एस्पेक्ट को नहीं, हर एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए, पूरी फिजिकल बॉडी को ध्यान में रखते हुए उनको मेडिकेशन से और उनकी केयर की जाए ताकि रिकवरी हो जाए उस कंडीशन से, जो भी कंडीशंस क्रिएट हुई है उस टाइम के हिसाब से। थर्ड, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में क्या स्थिति थी, इसमें लिख लीजिए। मिलिट्री हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सैनिटेशन एंड एक्विडक्ट्स, AQUEDUCTS, एक्विडक्ट्स। तो रोमन एम्पायर में मेनली क्या था कि ज़्यादातर जो अभी बात करें हम लोग 1400-1500 इसके बाद से, तो समय कहीं ज़्यादा है उदाहरण, तो उस स्टेज में जो उनकी सेनाएं थी या जो उनकी मिलिट्री बोर्ड थी, उसी में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का ज़्यादा विकास था, और कुछ पब्लिक डोमेन में भी वो सपोर्ट करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरीके की फैसिलिटेशन थे, हॉस्पिटल्स के पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हॉस्पिटल जैसी सर्विसेज के लिए वो वहाँ पे काम करती थी उनकी मिलिट्री। और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ था उनका, जिसमें वो अलग अलग लेवल पे सपोर्ट करते थे। और साथ में एक और एस्पेक्ट था कि सैनिटेशन, मतलब सब जगह साफ सफाई का जरूरी इंतजाम किया जाता था, और साथ में इस तरीके का सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था कि उस एरिया में गंदगी ना फैले। तो कुल मिला के ये था कि एरिया क्लीन रहे, जो लोगों को कोई अफेक्ट हो तो उनको केयर मिले, और मिलिट्री का अपना एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस हिसाब से फैसिलिटेट करते थे। तो ये रोमन एम्पायर। नेक्स्ट, इंडिया एंड चाइना। फिफ्थ पॉइंट है, स्लाइड है, इंडिया एंड चाइना। फोर्थ स्लाइड, हाँ फोर्थ, इंडिया एंड चाइना। सिक्स स्लाइड में चलो, इंडिया एंड चाइना में आयुर्वेदा बेस्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया
Ayurveda based hospitals in India. Next, Charak and Sushruta Samhitas. Charak and Sushruta Samhitas. Samhitas की spelling SAMHITAS. Samhitas. Next, Chinese के पार्ट में traditional Chinese medicines and acupuncture. Traditional Chinese medicines and acupuncture. तो पॉइंट ये है कि इंडिया में क्या था उस टाइम पे, इंडिया में बहुत पहले से, हमारे भारत में बहुत पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता था। और आज से करीब 5000 साल पहले से भी इस तरीके के उदाहरण और जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि स्वास्थ्य के विषय में हमेशा हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी विधाएँ थी जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करती थी। आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य विकारनाशनम च। तो इसका मूल आधार है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरस्य विकारनाशनम च, तो जो रोगी आया है उसके विकार का प्रशमन किया जाए, यही आयुर्वेद का है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य विकारनाशनम च। तो इस प्रकार से आधार पे जो भी मरीज होते थे उनका औषधियों के माध्यम से या कुछ अगर शल्य क्रिया, जिसको सर्जरी आप कहते हैं, शल्य क्रिया के भी माध्यम से सुश्रुत के समय से इस चीज का प्रारंभ हुआ था, ताकि उनके रोगों का या उनकी जो उपद्रव है उनका उपचार किया जा सके। नेक्स्ट, इसमें ट्रेडिशनल और चाइनीज में ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन थी उनका यूज होता था, जैसे हमारे देश में होता है। और एक्यूपंक्चर आपको पता होगा टेक्निक होती है, उसका भी उस टाइम के समय से ही इस्तेमाल हुआ था और प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, फिर क्रिश्चियन में हेडिंग डालिए, क्रिश्चियन एंड बाइजेंटाइन एरा। क्रिश्चियन एंड बाइजेंटाइन एरा, BYZANTINE, बाइजेंटाइन एरा। तो इसमें क्या था, फर्स्ट मेंशन कर लीजिएगा, फर्स्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल बाय बेसिल ऑफ कैसेरिया। कैसेरिया की स्पेलिंग CAESAREA, कैसेरिया। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स एज एक्ट ऑफ चैरिटी, हॉस्पिटल्स एज acts acts of charity. And third is integration with monasteries, तो ये क्रिश्चियन और रोमन जो बाइजेंटाइन एरा रोमन एरा के लिए है, और ये करीब 15वीं शताब्दी की 14वीं शताब्दी के आसपास का समय है। तो उस समय जो है वो फर्स्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल बना था बाय बेसिल ऑफ कैसेरा बेसिल ऑफ कैसेरा थे, इन्हीं के माध्यम से पहला क्रिश्चियन हॉस्पिटल बना था। और उस समय जो हॉस्पिटल जो बनते थे वो एक्ट्स ऑफ चैरिटी के लिए बनते थे, मतलब लोगों के लिए एक तरीके से सेवा के लिए और उनकी मदद के लिए ही ये हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। और साथ साथ में इंटीग्रेशन विद मोनास्ट्रीज, तो जितने भी इस तरीके के मठ थे, इस तरीके के जगहें थी जो थोड़ा सा धार्मिक भी थी और सेवा से भी संबंधित थी, तो उन दोनों का आपस में मर्ज करके लोगों को सेवा देने का प्रयास प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके से स्वास्थ्य का जो सेवाओं का शुरुआत में तो हॉस्पिटल नहीं कह सकते, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का धीरे धीरे करके इस प्रकार से विकास अलग अलग सभ्यताओं के स्तर पे हुआ। नेक्स्ट, इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामिक गोल्डन एज, इसमें लिख लीजिए बाय मैरिस्टन्स डैश लगा के लिख लीजिएगा, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट मेडिकल स्कूल्स एंड फार्मेसीज, and third is influential figures डैश लगा के लिखिएगा, अल रजी इब्न सिना, IBN इब्न SIN सिना। तो ये इस्लामिक गोल्डन एज में भी इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। और अल रजी ALL-RAZI रजी इब्न सिना, IBN इब्न सिना SINA। ये इन्फ्लुएंशियल लोग थे उस समय, अल रजी और इब्न
इन लोगों ने विकास किया इस क्षेत्र में, और उस समय भी मेडिकल स्कूल्स, मतलब मेडिकल का एक तरीके से कह लो स्वास्थ्य के जो संबंधित पढ़ाने के विषय में बच्चों को, और साथ में जो कुछ दवाओं से संबंधित, औषधियों से संबंधित जो अस्पताल टाइप के बनाए गए, तो ये उस टाइम पे उनके यहाँ भी विकास का क्रम हुआ। नेक्स्ट इज मेडिवल यूरोप। मध्यकालीन जो यूरोप था उस समय क्या स्थिति थी? मेडिवल यूरोप, MEDIEVAL, मेडिवल यूरोप में क्या था? इसमें लिख लीजिएगा मोनास्टिक हॉस्पिटल्स, मोनास्टिक हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट केयर फॉर पुअर, कॉमा पिलग्रिम्स एंड लेपर्स। एंड थर्ड इज लिमिटेड मेडिकल lepers, LEPERS, and limited medical knowledge। तो मध्यकालीन यूरोप में इस तरीके की सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित थी कि मोनास्टिक हॉस्पिटल्स थे, केयर फॉर पीपुल और पिलग्रिम्स था, और लिमिटेड मेडिकल नॉलेज था, एक सर्टेन लेवल तक ही ज्ञान लोगों को मेडिकल का था। नेक्स्ट हेडिंग इज रेनेसेंस एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड। रेनेसेंस एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो ये जो रेनेसेंस का समय है ये करीब 1400 से लेकर के और 1600 के आसपास, 1700 के आसपास का समय माना जाता है, जब यूरोप में एक तरीके से पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ, जब फिर से वो लोग जो नेटवर्क, आर्ट और अलग जो सर्विसेज हैं उनका एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम को रेनेसेंस कहा जाता है, और ये सबसे अच्छा समय विकास के समय का माना जाता है यूरोप में। तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो फिर उस हिसाब से चीज़ों का बेटरमेंट स्टार्ट हुआ, सर्विसेज का भी बेटरमेंट स्टार्ट हुआ। तो उसमें पहला है पॉइंट लिख लीजिएगा, सेकुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, सेकुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इन मेडिसिन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इन मेडिसिन। एंड नेक्स्ट इज voluntary hospitals in England, voluntary hospitals in England। तो ये इस तरीके से सेकुलराइजेशन हुआ, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा थी तो उसके आधार पे ही चीज़ों का विकास हुआ, तो उस तरीके का चीज़ें वहाँ पे सेकुलराइजेशन हुआ उसका। और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इन मेडिसिन धीरे धीरे करके, जब देखा होगा आपने सुना होगा कि 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद से लगभग जब 16वीं शताब्दी आई है तब से वैज्ञानिक जो खोज उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना प्रारंभ किया गया, और 16वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं इवन 18वीं शताब्दी तक जो जितने भी इन्वेस्टिगेटिव जो थिंग्स थी जिसमें से रिसर्च से संबंधित थी वो उस एरा में सबसे ज़्यादा। तो जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट था, मेडिकल डेवलपमेंट था, और मेडिकल चीज़ों की भी जो डिस्कवरीज थी और इन्वेंशंस थे, वो काफ़ी सारी चीज़ें उस एरा में डेवलप हुए, तो उससे कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज में भी काफ़ी लाभ मिला और हेल्प हुई उससे। इसके साथ साथ वॉलंटरी हॉस्पिटल्स, फिर इंग्लैंड में वॉलंटरी हॉस्पिटल्स कई सारे खोले गए, क्योंकि वहाँ पे जो उनका शासन था उसमें इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, और चीज़ों को लोगों के तक सेवाएं कैसे पहुँचे इस पर पूरा उनका फोकस था। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एरा, इंडस्ट्रियल एरा। जब औद्योगिक विकास स्टार्ट हुआ 19वीं शताब्दी के बाद से, तो उस समय फिर कैसे चीज़ें हुई उसके मेंशन में, तो उसमें पहला है अर्बनाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सपेंशन। नेक्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड नर्सिंग। एंड थर्ड इज पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स। इसको समझ लीजिए। एंड इंडस्ट्रियल एरा जो था उस समय अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ, शहरीकरण विकसित हुआ, तो उसमें लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से भी संबंधित चीज़ों का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ, उस समय हॉस्पिटल्स का एक्सपेंशन। इसके साथ साथ आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा, है ना, नर्सिंग की एक तरीके से वो देवी मानी जाती है। विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेवा की, तो इसलिए उनके नाम पे ही फिर नर्सिंग जो उनकी सेवा थी रेड क्रॉस के लिए, और फिर उसको देख करके जान करके बहुत सारे लोग प्रमोट हुए। इस तरीके की सेवाओं में लोग धीरे धीरे
देख करके जुड़ना शुरू हुए, और सेवा क्या होती है इसको भी लोगों को सामने तक पहुंचाया गया। तो मेडिकल कोर में भी इस तरीके का फिर डेवलपमेंट और एनहांसमेंट हुआ, जिससे मेडिकल सर्विसेज और बेटर हुई और लोगों का इससे साथ सिलेक्टिवली जुड़ना भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स भी हुए उस टाइम पे इंडस्ट्रियल एरा में, क्योंकि लोगों की जो मूलभूत जरूरतें थी, सुविधाएं थी, या जो चीज़ों की आवश्यकता थी उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और लोगों को उससे बेनिफिट्स काफ़ी मिले। नेक्स्ट इज कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया का मतलब जब आपका ब्रिटिश का शासन था भारत में, उस टाइम को कॉलोनियल इंडिया कहते हैं। उस समय क्या स्थिति थी उस समय मेंशन कर लीजिए। ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। एंड थर्ड इज मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्पेंसरीज, मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्पेंसरीज। तो वो जब कॉलोनियल इंडिया मतलब भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो उस समय जो ब्रिटिश लोगों ने हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश किया अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ जिस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल थी उनके पास बैकअप्स अवेलेबल थे, उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। काफ़ी कुछ चीज़ें मान के चलते कि आर्मी के ही उसमें थी उनकी, और कुछ जो है उन्होंने सोशल वेलफेयर में भी हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, तो जो पश्चिमी देश से जो विकास की स्थिति, उसमें जो जितना भी मेडिकल में विकास हुआ था वो सारा मेडिकल जो एक तरीके से रिसोर्स है और जो मेडिकल जो एक तरीके से सारा फैसिलिटी था उसको भारत में भी लाने का उन्होंने काम किया। और जो जिस तरीके के प्रोसीजर्स या जिस तरीके के एडेप्टेशन या जिस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ हुआ था उसको उन्होंने मेडिकल के मामले में क्षेत्र में भी भारत में भी लाए, क्योंकि एक हॉस्पिटल का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रखना और अलग अलग लेवल की सर्विसेज देना, ये वहीं से चीज़ें भारत में विकसित। नेक्स्ट इसमें है एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। तो जो जितनी भी बाहर से वेस्टर्न की जो मेडिसिन थी वो भारत में लाई गई और यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपना इंडिजिनस सिस्टम ही था, आयुर्वेद और सिद्ध और यूनानी और यही सब। लेकिन जब वेस्टर्न लोग आए यहाँ पे, कॉलोनियल ब्रिटिश लोग आए, तो उन्होंने अपने वेस्ट की भी मेडिसिन लाई और लोगों पर फिर अप्लाई करना मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में उसको स्टार्ट किया, उससे भी रिजल्ट्स प्रॉपर आने शुरू हुए। तो एक तरीके से एक और इंटीग्रेशन उस मामले में हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और डिस्पेंसरीज भी अलग अलग जगह पे बनाई, जिससे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले और जो क्राइसिस मेडिकल की है उसमें बेटर उनको अवेलेबल। नेक्स्ट हेडिंग इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आज़ादी के बाद भारत की मेडिकल में क्या स्थिति थी उसके विषय में। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। फिर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट एम्स एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, एम्स एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो जब भारत आज़ाद हो गया और उसका अपना जो गणतंत्र दिवस के बाद जो है डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हुआ और जब अपना संविधान बन गया तो फिर बहुत सारे देश के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी उसका विकास करना प्रारंभ किया गया। और फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, लोगों को कैसे आगे स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाएं, उनका जीवन कैसे बेहतर किया जाए और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस करके आगे एक गवर्नमेंट आगे बढ़े और देश के लोगों को उससे लाभ मिले। तो कई सारी विभिन्न सरकारी योजनाओं का निर्माण हुआ और उसका लोगों तक लाभ पहुँचाने का सिलसिलेवार तरीके से प्रयास भी किया गया। उसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेंशन कर लीजिए, आप लिखिए। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके के हॉस्पिटलों का विकास प्रारंभ हुआ और जो पहले से चीज़ें थी उनको और आगे बढ़ाया गया, जो नया था वो बनाया गया। और प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारे जो अलग अलग जो सपोर्टर्स थे, जो लोग इस काम के लिए बढ़ के आगे आ रहे थे, उन्होंने भी अपने लेवल पे, जैसे टाटा जैसे आपने संस्थान सुने होंगे, उन्होंने भी कई सारे हॉस्पिटल्स बनाए। अलग अलग जो बड़े रिच फैमिलीज थी उस टाइम पे उन्होंने हॉस्पिटल्स
का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और भारत की जो आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत जरूरतें थी स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें उन प्राइवेट सेक्टर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। नेक्स्ट है एम्स एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद भारत में एम्स की जो संरचना की गई, एम्स का निर्माण किया गया, दैट इज कॉल्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अलग अलग देखा होगा आपने जो राज्यों में एम्स की उपलब्धि है और वहाँ उपलब्ध है। दूसरा साथ में स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हों स्टेट के लेवल पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, या फिर PHC CHC का डेवलपमेंट हो, इस तरीके की भी चीज़ें धीरे धीरे करके क्रम से विकसित की गई। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडर्न हॉस्पिटल्स। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलिटी केयर, मॉडर्न हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलिटी केयर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस डैश लगा के मेंशन कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या है, MRI, रोबोटिक्स एटसेट्रा, MRI, robotics, etc. Next is telemedicine and digital records. Telemedicine and digital records. तो इसमें मेनली क्या है कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स जो अभी हम बना रहे हैं और जिन चीज़ों पे काम चल रहा है, तो उसमें कई ऐसे जो संस्थान हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसमें स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलिटी केयर को और एनहांस किया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है, बेटर किया जा रहा है। क्योंकि जो अभी तक के टाइम के हिसाब से फैसिलिटेशन है हॉस्पिटल्स में, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे सैचुरेट एक लेवल पे हो रहा है। तो इससे और आगे जाने की जरूरत है, इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो क्या क्या नई सर्विसेज उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या और नई चीज़ें उसमें प्लान कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हैं और हेल्थ केयर सिस्टम को एक तरीके से सुटेबल भी हो और पब्लिक वेलफेयर में भी हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे फैसिलिटेशंस को उसमें ऐड किया जा रहा है और चीज़ों को और सर्विसेज को बेहतर किया जा रहा है, ताकि लोगों को इसको कहते हैं ईजिली अवेलेबल हो और जिसको कहते हैं थोड़ा सा उनके लिए बेटर भी हो और थोड़ा कॉस्टिंग भी अगर हम मैनेज कर सकें तो उनका भी ध्यान करें। तो इस तरीके का अगर गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्विसेज और बेटर होंगी और कंट्री का भी इस लेवल पे अपग्रेडेशन होगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजीज एडवांटेजेस जो हुई है अभी। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट में तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कई सारे ऐसे हैं, आपने सुना होगा अपोलो है, फोर्टिस है, मैक्स है और वेदांता है। इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं ये अपने आप को और एनहांस करें, एम्स लेवल पे चीज़ें एनहांस हो रही हैं। तो जितने भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को बहुत अपग्रेड कर रहे हैं और अपग्रेड में बेनिफिट क्या है, पूरे इंडिया से लोग जो है वो उन चीज़ों की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन उसमें मेनली क्या है, टेलीमेडिसिन का जैसे उन्होंने अवेलेबल कर दिया कि दूर बैठे ही आदमी को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके, क्योंकि अपनी कंप्लेंट्स बताए और यहाँ से डॉक्टर से असेसमेंट करके उनको रिस्पॉन्स कर सके, तो उतनी दूर उनको आना ना पड़े, जिसकी वजह से उनका फ़ायदा एक चीज़। दूसरा डिजिटल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटली सिक्योर हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से। तो और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो मेडिकल सर्विसेज है, बाहर के लोग, बाहर के देश के भी लोग भारत में स्वास्थ्य की सेवा लेने के लिए आ रहे हैं। इसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं जिसको मेडिकल टूरिज्म। तो जैसे हम घूमने कहीं जाते हैं तो उस तरीके का टूरिज्म, और यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म जैसी बात हुई तो क्या है कि बाहर से जो देशों के जो लोग हैं, जो साउथ एशिया के आसपास के जो देश हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सार्क के कंट्रीज़ हैं, ऐसी जगहों से लोग भारत में स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए आ रहे हैं और भारत से स्वास्थ्य सेवाएं ले भी रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज में हमारा कंट्री काफ़ी प्रोग्रेसिव है और हेल्थ केयर सिस्टम पहले से काफ़ी अपग्रेड हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात एक्सेसिबिलिटी है और दूसरा रीजनेबल है। जो इलाज है वो भी किफ़ायती है अन्य पश्चिमी देशों की अपेक्षा। वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक तरीके से प्रोपोर्शन में इंडियन जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है और सरल होता है और आना जाना भी उनके लिए काफ़ी ईजिली होता है। तो एक इस तरीके का भी फैसिलिटी भारत सरकार भी कर रही है और हमारे जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं
वो मेडिकल टूरिज्म पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन पे भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फ्यूचर आउटलुक। फ्यूचर आउटलुक, भविष्य के लिए क्या हमारी योजनाएं हो सकती हैं या हम जिस पे काम करेंगे। AI एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। AI आप सबको पता होगा AI क्या होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको भी हम प्लान करके चल रहे हैं क्योंकि मेडिकल में AI का यूज आने वाले समय में बेहतर हो सकता है, बढ़ सकता है और साथ में इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं, प्रभावी भी होंगे और हम मानते हैं कि चीज़ें ये सफल भी होंगी। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का यूज होगा। नेक्स्ट स्मार्ट हॉस्पिटल्स एंड IoT। IoT तो ये इंटरनेट, एक जैसे इसमें होता है कि इंटरनेट एक ही इंटरनेट के कनेक्शन से कई सारी डिवाइसेस एक्सेसिबल हो जाए, तो आपको अलग अलग लेवल पे एक्सेस करने की जरूरत नहीं होगी, उसका फीडबैक डेटा भी आपको अवेलेबल होता रहेगा। तो ये फर्दर जो आगे अपग्रेडेशन हो रहा है इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा रोबोटिक सर्जरी और अदर चीज़ें होती होंगी। बस नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, प्रिवेंटिव एंड होम बेस्ड केयर। क्योंकि सर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना वो वीडियो अपलोड करने के लिए। प्रिवेंटिव एंड होम बेस्ड केयर, लास्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव एंड होम बेस्ड केयर। तो रोकथाम भी हो और होम, घर पे ही रहते हुए मरीज का अगर केयर और इलाज हो जाए, तो इस पे भी पूरा प्लान हो रहा कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जा करके परेशान होने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, इस तरीके से एक क्रम से कहाँ से इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे करके और आज हम यहाँ पहुँचे और भविष्य के लिए हमारी ये योजना है इन चीज़ों को और अपग्रेड किया जाए। जैसी आज चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से हमको अपने आप को अपग्रेड करके और अपनी सर्विसेज को भी अपग्रेड करके अपने देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे सकें, ऐसा प्रयास